बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.1 के आखिरी दो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसको हमने सॉल्व किए थे और हमारे पास जो एक्सरसाइज 10.1 था वो ख़त्म हो गया था। इंशाअल्लाह आज की इस लेक्चर में हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि पेज नंबर 243 पर मौजूद है। टॉपिक हमारे पास है इनलार्जमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो डिफिनीशन है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। आप लोगों ने इसका डिफिनीशन अच्छी तरीके से समझ लेना है और इसमें जो बेसिक पॉइंट्स है वो भी आप लोगों ने याद रखने होंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है इंशाल्लाह इसको हम फिर एक्सरसाइज 10.2 में यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिफिनीशन क्या है? इनलार्जमेंट का डिफिनीशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इनलार्जमेंट जो है ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की एक टाइप है। तो दोस्तों इसी चैप्टर का जो हमारे पास जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हमारे पास जो है किसी ऑब्जेक्ट या शेप का जो साइज़ है या पोजीशन है उसको हम चेंज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये जो इनलार्जमेंट है ये दरअसल में ट्रांसफॉर्मेशन है इन विच द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम बट द साइज़ इंक्रीज़। इनलार्जमेंट में क्या होता है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रहते हैं, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का जो शेप है, जो शक्ल है वो सेम रहते हैं और इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसके नाम से पता चलता है इनलार्जमेंट, ठीक है, कि इनलार्जमेंट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्राइंगल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक शेप है ट्राइंगल, ठीक है, और इसका जो साइज़ है अब यहाँ पर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दरअसल में क्या हुई, इसी ऑब्जेक्ट का मतलब ट्राइंगल का जो है इनलार्ज शेप बन गया, ठीक है। तो इनलार्जमेंट में क्या होता है, हमारे पास ये जो शेप है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये इसका इनलार्ज शेप जो बन गया, ठीक है। तो दोनों का जो शेप है वो तो सेम है, मतलब दोनों का जो शक्ल है वो सेम है इन दोनों का, लेकिन इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। तो ये दरअसल में क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, द इनलार्ज शेप इज़ सिमिलर टू द ओरिजिनल शेप। अब ये जो इनलार्ज शेप है, ठीक है, तो ये सिमिलर होता है ओरिजिनल शेप का। सिमिलर का मतलब ये होता है कि दोनों का जो शक्ल है वो तो सेम रहेंगे, लेकिन इसका जो साइज़ है वो सिर्फ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है फॉर इनलार्जमेंट वी नीड। अब इनलार्जमेंट के लिए, इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हमें ये दो बातें याद रखनी होंगी। इसमें पहला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। मतलब ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट का इनलार्जमेंट होता है तो वो किस सेंटर से होता है। जिस तरह हमने सेंटर ऑफ रोटेशन पढ़ा था कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या होगा। और दूसरा इसमें क्या है, स्केल फैक्टर, ये भी बहुत ज़रूरी है, स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर का क्या मतलब होता है, स्केल फैक्टर डिस्क्राइब द साइज़ ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। स्केल फैक्टर का ये मतलब होता है कि हमें जो न्यू ऑब्जेक्ट जिसको हम इमेज बोलते हैं उसका साइज़ हमें बताता है स्केल फैक्टर। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और इसका जो स्केल फैक्टर है, जब हम इसका जो इमेज बना रहे हैं, न्यू ऑब्जेक्ट जो बना रही है, ठीक है, और उसका जो स्केल फैक्टर हो वो फॉर एग्ज़ाम्पल 3 हो, ठीक है। स्केल फैक्टर अगर 3 हो तो स्केल फैक्टर को सिंपली हम SF से डिनोट करेंगे। तो अगर स्केल फैक्टर 3 हो तो इसका जो मतलब होगा वो ये होगा कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से जो न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो वो न्यू ऑब्जेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का 3 टाइम होगा, ठीक है, 3 टाइम मतलब 3 गुना होगा। अगर स्केल फैक्टर 5 है तो मतलब ये होगा कि न्यू ऑब्जेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का 5 टाइम होगा, मतलब 5 गुना होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है आप लोगों ने समझ लेने हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये जो पॉइंट्स है ये क्लियर हो जाए और आप लोग ये भी सीख जाए कि हम इनलार्जमेंट जो है वो किस तरह करेंगे। अब यहाँ पर हम ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों की जहन में जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ शेप के बारे में, कि वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है और इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है, इसको हमने इनलार्ज करना है, ठीक है।
तो एग्जांपल है, इनलार्ज द गिवन ट्रायंगल बाय स्केल फैक्टर 3 अबाउट द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट 10। तो जिस तरह अभी हमने कहा कि इनलार्जमेंट में हमें जो है दो बातें जो है उनका ख्याल रखना है। सबसे पहले हम स्केल फैक्टर देखेंगे और इसमें सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है, वो हमें गिवन है एग्जांपल में कि वो है 10, ठीक है। और स्केल फैक्टर क्या है 3। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट लिखेंगे। तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को हम सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है 10, स्केल फैक्टर क्या है, वो है हमारे पास 3। फिर इसके बाद क्या है, सोल्यूशन में यहाँ पर लिखा है स्टेप्स क्या है, आइडेंटिफाई एंड नोट द कोऑर्डिनेट ऑफ द शेप टू बी इनलार्ज। सबसे पहले हमारे पास ये जो ओरिजिनल शेप है, इसकी जो वर्टेक्स है इसको हम नोट करेंगे, ठीक है, कि इसकी कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास ए वर्टेक्स है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पर ए वर्टेक्स की जो कोऑर्डिनेट है वो 2 1 है, मतलब एक्स एक्सिस के सामने एक्स की वैल्यू क्या है 2, वाई एक्सिस के सामने वाई की वैल्यू 1 है। यहाँ पर बी जो है एक्स एक्सिस में ये 3 के सामने है और वाई एक्सिस में 1 के सामने, तो 3 1 भी बन गया। और यहाँ पर ये जो सी पॉइंट है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में ये 2 के सामने है और वाई एक्सिस में 3 के सामने, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों वर्टेक्स बन गए। और इसके साथ क्या है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो है वो क्या है 10। तो 10 का मतलब ये है कि इसमें एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है 0। तो ये दरअसल में एक्स एक्सिस पर लाई करता है। एक्स एक्सिस पर हमारे पास जो है वाई की वैल्यू वो 0 रहती है। तो ये जो पॉइंट है 1, तो ये दरअसल में क्या है 10। तो ये हमारे पास क्या है, इसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होगा। स्केल फैक्टर क्या है यहाँ पर 3। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो इनलार्ज इमेज बनेगा, ठीक है, तो वो इसी ऑब्जेक्ट का 3 टाइम होगा, मतलब वो 3 गुना होगा। तो यहाँ पर मैंने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट सोल्यूशन में लिखा है स्केल फैक्टर 3 है और ये जो गिवन वर्टेक्स है इसको हमने लिखे हैं। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये बी उन्होंने लिखा है कि ये हमारे पास ए वर्टेक्स है बी सी और ये इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है जो कि हमने लिखे हैं। स्टेप 2 क्या है, काउंट एंड नोट द डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो तीनों वर्टेक्स हैं, हमने हर एक वर्टेक्स का सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे ये जो ए वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, ये जो सी जो है सी सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो है, ए वर्टेक्स सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से कितनी दूरी पर है। इस तरह बी वर्टेक्स जो है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से कितनी दूरी पर है। इस तरह ये जो सी वर्टेक्स है ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से कितनी दूरी पर है। इन तमाम का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ सी का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे किससे, फ्रॉम वर्टेक्स ए से इसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए क्या तरीक़ा है, यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर क्या है ए में एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1 और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो है एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है 0। तो एक्स से हम एक्स माइनस करेंगे और वाई से हम वाई की वैल्यू जो है वो हम माइनस करेंगे। तो ये सिंपली इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम करेंगे। यहाँ पर जो है वर्टेक्स ए में एक्स की वैल्यू क्या है 2, इसको हम माइनस करेंगे, 2 से हम माइनस करेंगे। यहाँ पर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट में एक्स की वैल्यू क्या है 1, 2 - 1 कामा इसके साथ 1 - 0, ठीक है। तो ये क्या आता है 2 - 1 2 आता है और 1 - 0 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यू इमेज बनेगा, यहाँ पर ये क्या है वर्टेक्स ए है, तो न्यू इमेज में जो वर्टेक्स आएगा इसका करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हम न्यू इमेज में ए डैश से डिनोट करेंगे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होगी वो क्या होंगे 2 1 होंगे, लेकिन इसको अब हमने इनलार्ज करना है फैक्टर 3 से, मतलब इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे एज स्केल फैक्टर इज़ 3, स्केल फैक्टर क्या है 3। तो इसका मतलब ये हुआ सो
ए डैश वो बराबर हो जाएगा, इसके साथ सिंपली हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। तो ये हमारे पास जो है न्यू इमेज का पहला वर्टेक्स हमारे पास जो है वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इसके साथ हम जो है दूसरा डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी मतलब सेंटर और अब बी पॉइंट के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम वर्टेक्स बी से हम सी का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, इस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बी वर्टेक्स में x की वैल्यू क्या है 3 माइनस यहाँ पर क्या है 1, 3 माइनस 1 कामा, इसके साथ हम 1 माइनस क्या लगाएंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये बन गया 3 माइनस 1 2 आता है, 1 माइनस 0 1, 2 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर सारी हमने गलती की, 2 माइनस 1 क्या आता है 1 आता है। ठीक है, और 1 माइनस 0 1, तो ये 1 1 आ गया। स्केल फैक्टर क्या है 3 है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, ये 3 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर है 3 माइनस 1 2 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एज स्केल फैक्टर एज 3, तो इसका मतलब ये हुआ 100 बी डैश, ये बी पॉइंट की बात हो रही है, तो इसका जो इमेज बनेगा इसको हम बी डैश से डिनोट करेंगे। तो बी डैश क्या आएगा, ये जो हमारे पास जो डिफरेंस आ गया इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, तो 6 कामा 3 आ गया। इसके बाद जो है हम सी और सी के दरमियान जो फासला है वो फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस ऑफ सी मतलब ये जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है सी, इसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम वर्टेक्स सी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर है 1, तो 2 माइनस 1 कामा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0। ठीक है, तो ये क्या आता है 2 माइनस 1 1 आता है, 3 माइनस 0 3 आता है। तो हमारे पास जो स्केल फैक्टर है वो 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डैश, ठीक है, जो इमेज है, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट का, इसके साथ हम जो है 3 मल्टीप्लाई करेंगे। स्केल फैक्टर हमारे पास 3 है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ार 9। अब ये जो हमारे पास जो ए डैश आ गया, बी डैश आ गया और सी डैश, यहाँ पर हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इसको हम यहाँ पर अब प्लॉट करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन से इसका हम जो है इसी डिस्टेंस पर इसको हमने प्लॉट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला हमारे पास क्या है, ए डैश क्या है 3 3, मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है वो भी 3 है। तो हमारे पास ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन है इसमें हम सिंपली जो है x की वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पर हमने सेंटर से 3 यूनिट आगे जाना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1, ये हमारे पास 1 यूनिट हो गया, 2 3, यहाँ पर हमने जो है 3 यूनिट, यहाँ पर हम 3 यूनिट आगे आ गई है, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है वो भी 3 है। तो इसका मतलब ये है कि y एक्सिस पर भी हमने 3 यूनिट ऊपर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1, क्योंकि ये 1 के सामने है, फिर यहाँ पर है 2, ये पॉइंट 2 के सामने है, फिर क्या है 3, तो ये जो पॉइंट है ये 3 के सामने है। तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास कौन सा पॉइंट 3 3। आपने ये नहीं सोचना कि ये पॉइंट तो 4 के सामने है, तो ये जो पॉइंट है ये हमने बेसिकली सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से जो है हमने आगे आना है। ठीक है, तो 3 यूनिट हम जो अब जब हम आगे आएंगे 3 यूनिट सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से, तो आप देख सकते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर हम 4 के सामने पहुँच गई है। लेकिन ये जो फासला है ये 3 यूनिट है, तो यहाँ पर हम भी जो है 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 यूनिट आगे आना है। ठीक है, और वाई एक्सिस पर भी हमने 3 यूनिट जो है वो ऊपर जाना है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी हम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 3 3 बन गया। फिर क्या है बी डैश क्या है 6 3, तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ रोटेशन से हम 6 यूनिट आगे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम 7 तक पहुँच गए। फिर क्या है वाई एक्सिस में क्या है 3, हम 3 यूनिट जो है ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो 1, ठीक है, फिर क्या है 2 3, तो ये पॉइंट आता है। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली 6 3। इसके बाद क्या है सी डैश
9। मतलब ये है कि सेंटर ऑफ रोटेशन में हम एक्स एक्सिस जो है इस पर हम सेंटर ऑफ रोटेशन से 3 यूनिट आगे जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये 3 है और फिर क्या है 9, मतलब वाई एक्सिस पर हम 9 पॉइंट जो है वो जाएंगे। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर होगा 7, यहाँ पर होगा 8, यहाँ पर होगा 9। तो ये जो पॉइंट आ गया ये हमारे पास क्या है, ये दरअसल में 3,9। अब ये हमारे पास जो है इसकी जो इमेज है वो आ गई। ये हमारे पास है ए डैश, ये क्या है बी डैश, और ये क्या है, ये है हमारे पास सी डैश। इसको हम विद द हेल्प ऑफ रूलर मिलाएंगे तो ये इसका इनलार्ज शेप होगा। इसी तरह ये एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, ठीक है, और ये भी मिलाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसी ऑब्जेक्ट का इनलार्ज शेप बन गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसका इनलार्ज शेप बन चुका है, ठीक है, जो कि हमने बनाया है। तो ये था हमारे पास इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद जो है हमारे पास है फाइंड द स्केल फैक्टर एंड सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट ग्राफ में पहले से गिवन हो, ठीक है, और हमें इसका न स्केल फैक्टर मालूम हो और न सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, तो इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल हमने सॉल्व किया है तो इसको हम इसी से देखेंगे और इससे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसका स्केल फैक्टर क्या है और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है। अब यहाँ पर तो जो है हमें पहले से मालूम है कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है, 1 0 है, लेकिन हम इस तरह इसको मान लेते हैं कि चलो ये हमें मालूम नहीं है, हम इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल जो प्रोसेस है वो ये है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है ग्राफ में जो 2 ऑब्जेक्ट है, इसके जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होंगे इसको हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, मतलब रूलर की मदद से इसको हम मिलाएंगे। सी और सी डैश करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, इसके साथ साथ ए और ए डैश है, बी और बी डैश, तो इसको मिलाते हैं। सबसे पहले इसको हम मिलाएंगे लाइन की मदद से, ठीक है। तो इस यहाँ पर इसी तरह हम एक लाइन बनाएंगे इसी तरह। फिर इसके बाद ये जो 2 करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है ए और ए डैश, इस तरह मिलाएंगे, इसके साथ बी और बी डैश मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तमाम वर्टेक्स हमने एक दूसरे के साथ मिलाई, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स सी और सी डैश, ए और ए डैश, बी और बी डैश, और यहाँ पर ये जो लाइन है हमने इसको एक्सटेंड किए ताकि इन तीनों लाइन का इंटरसेक्शन कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन तीनों लाइन का इंटरसेक्शन कहाँ पर हुआ है, सी पॉइंट पर हुआ है, और वहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है 0। मतलब ये है कि तीनों लाइन का इंटरसेक्शन 1 0 पर हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंटर वो 1 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो सिंपली हम करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एक दूसरे के साथ मिलाएंगे और ये जो लाइन जो है उस पॉइंट तक एक्सटेंड करेंगे जहाँ पर इसका जो है इंटरसेक्शन हो जाए, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर इसका इंटरसेक्शन हो जाए तो वो जो पॉइंट होगा वो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। फिर इसके बाद है इसका स्केल फैक्टर क्या होगा। तो स्केल फैक्टर फाइंड आउट करना भी बहुत इजी है, ठीक है। हमारे पास ये जो 3 साइड है, ए बी साइड है या बी सी साइड या ए सी। तो अगर हम ए बी की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम ए बी साइड लेते हैं तो दूसरी फिगर में जो हमारे पास इसका जो इमेज होगा, अगर यहाँ पर हम ए बी साइड लेते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या है, ए डैश बी डैश है। अगर हम बी सी की बात करते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी डैश सी डैश। या इस तरह अगर हम ए सी लाइन सेगमेंट की बात करते हैं इस साइड की, तो यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए डैश सी डैश। तो हम इसमें किसी एक साइड को लेंगे। तो यहाँ पर चलो मैं ए बी साइड लेता हूँ, ठीक है, ए बी साइड। तो ए बी साइड का जो लेंथ है यहाँ से हम देखेंगे कि इसका लेंथ कितना है। तो ए बी के दरमियान कितना फासला है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 और 3, मतलब 2 और 3 के दरमियान जो है 3 - 2 1, सिर्फ 1 यूनिट का फासला है, ठीक है। तो ए बी का लेंथ जो है वो सिर्फ 1 यूनिट है।
अब यहाँ पर हम ए डैश और बी डैश का लेंथ देखेंगे कि वो कितना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर है ये जो ए डैश है 4 के सामने है और बी डैश जो है वो किसके सामने है 7। तो इसके दरमियान कितना फासला है 1 2 3। यहाँ पर ये जो है 3 स्टेप है, यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप है 1 और यहाँ पर कितने स्टेप्स है 1 2 3। मतलब ये है कि ए डैश बी डैश जो है वो कितना है 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी लेंथ है ये 1 यूनिट है और ए डैश बी डैश कितना है वो हमारे पास 3 यूनिट है। तो मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस ऑब्जेक्ट का 3 टाइम है। मतलब ये हुआ कि इसका जो स्केल फैक्टर है वो कितना है, वो 3 है। ठीक है, तो ये स्केल फैक्टर फाइंड आउट करने का तरीक़ा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस लेक्चर में आज हमने जो भी पढ़ा वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं।